Hello everyone. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. फर्स्ट आर्टिकल में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकेंड में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में एंड लास्ट में म्यूनसिपालिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो ये टॉपिक है इसी के ऊपर मतलब एक सेम लाइन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के ऊपर, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ही कोई क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ जाए। तो 2023 में जब G20 मीटिंग हुई थी तो वहां पे इंडिया ने अनाउंस किया था कि भाई हम एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाना चाहते हैं। अभी कॉरिडोर कहां से स्टार्ट होगा? मुंद्रा पोर्ट एंड मुंबई पोर्ट से स्टार्ट हो सकता है। ये जेबल अली जो पोर्ट है यूएई का, वहां पे जाएगा एंड देन लैंड रूट को पकड़ते हुए हिफा जाएगा, हाइफा सॉरी, एंड हाइफा से ये ग्रीस की तरफ जाएगा। तो ये इसका रूट रहेगा जहां से अभी जो हमारे को टाइम लग रहा है उससे 40% कम टाइम लगेगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की इफेक्टिविटी और बेटर हो पाएगी। अब इसमें जैसा मैंने कहा ईस्टर्न कॉरिडोर है, इंडिया के पोर्ट को यूएई से कनेक्ट करेगा। नॉर्दर्न पोर्ट जो कॉरिडोर है वो यूएई के पोर्ट को सऊदी से होते हुए, जॉर्डन से होते हुए आपके इजराइल के पोर्ट से कनेक्ट करेगा एंड लास्ट में यूरोप से कनेक्ट होगा आपका हाइफा वाला पोर्ट। यहां पे आपकी मल्टी मॉडल ट्रांजिट के ऊपर हमारा फोकस है। रेलवे नेटवर्क्स, मरीन टाइम कनेक्टिविटी, क्लीन हाइड्रोजन पाइप्स, इलेक्ट्रिसिटी की केबल्स, हाई स्पीड जो सी केबल्स हैं, इनके ऊपर फोकस किया जाएगा। पोर्ट के लॉजिस्टिक एग्जिस्टिंग और ज्यादा नए यूज किए जाएंगे, जिससे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हम क्या कर सके, एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर सके इसका। एंड मोर ओवर हम यहाँ पे एक इंडिया को जियो पॉलिटिकल लिवरेज मिल जाती, एशिया और यूरोप के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकता था। इन एडिशन टू दिस आप ये कह सकते हो कि ग्रीन एनर्जी के अंदर कोलैबोरेशन देखने को मिलता, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करता, कहीं ना कहीं आपके एफडीआई आती, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता, वो आपको देखने को मिलता। आपसी में जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप की कनेक्टिविटी को और बूस्ट करता एंड कहीं ना कहीं आप अपनी डिपेंडेंसी जो रेड सी के ऊपर है उसको रिड्यूस कर पाते। अब वैसे इसका फर्स्ट आइडिया जो आया था I2U2 ग्रुप में आया था, इंडिया इजराइल यूएई एंड यूएस के फ्रेमवर्क के बाद। अब्राहम अकॉर्ड जो 2020 में आया था उसके बाद ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा था कि कहीं ना कहीं ये आपका पूरा फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में आ सकता था एंड कहीं ना कहीं यूएई, सऊदी, इजराइल सब अलाइन थे, यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया भी उस समय ऐसी पोजीशन में था जहां पे इनके जो इंडिया के टाइज हैं इन सभी कंट्रीज के साथ काफी अच्छे चल रहे थे। तो एक अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही थी कि ये बन सकता है। बट अभी थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें। अब प्रॉब्लम क्या है कि मिडिल ईस्ट में जो रीजनल इंस्टेबिलिटी है उसका रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि मरीन टाइम रूट अगर रेलवे रूट के ऊपर किसी भी प्रॉक्सी ने कभी भी अटैक कर दिया तो डिसरप्ट हो सकता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉलिटिकल डाइवर्जेंस है, अभी सब लोग अलग अलग चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, किसी का भी इस कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस नहीं है एंड अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत हाई है यहाँ पे, अगर बिल्ड करोगे तो वो भी एक चीज है कि कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है कि नहीं। तो अभी आप देखेंगे तो आर्टिक वाले एरिया से लोग ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं, इसके ऊपर इतना फोकस नहीं है। हमें अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिजाइन लेके आना चाहिए जहां पर हाई रिस्क कॉन्फ्लिक्ट जोन को हम अवॉइड करें, हम इनहेंस करें डिप्लोमेसी को, कहीं ना कहीं रीजनल पीस को और ज्यादा प्रमोट करें, इंक्लूड करें यहाँ पर इजिप्ट और सऊदी के पोर्ट्स को भी ताकि उनसे भी इंगेज किया जा सके। देन हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना होगा, जैसे लॉजिस्टिक को, डिजिटल ट्रैकिंग को, ग्रीन शिपिंग को एंड मोर ओवर इंडिया और यूरोप की पार्टनरशिप को अगर हम इंश्योर कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी फर्दर इस प्रोजेक्ट को हम इंश्योर कर पाएंगे। दैट इज द फर्स्ट आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में बायोटेक्नोलॉजी इसके 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। 2018 तक ये 500 ही थे, जिस स्टेट्स में फैले हुए एंड जिसमें फार्मा में सबसे ज्यादा, एग्रीकल्चर में फिर उससे कम, बायो सर्विसेज में उससे कम, सबसे कम बायो इंफॉर्मेटिक्स में आपको देखने को मिलते हैं। अब यहां पे फिलहाल इसकी मार्केट वैल्यू है $150 बिलियन और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 5 साल के अंदर ये आपकी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। अभी ग्लोबल जीडीपी की हम शेयर की बात करें तो इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है 3 से 5%, जो आपकी जो फार्मा इंडस्ट्री है, या आप ये कह सकते हो कि सॉरी बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंदर।
अब देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि वैक्सीन प्रोडक्शन ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि 60% ग्लोबल वैक्सीन की डोज यहीं से ही जा रही है। एग्रीकल्चर में आप ये कह सकते हो कि टॉप 10 में हम आते हैं जीएम क्रॉप्स के अंदर। एंड क्लिनिकल ट्रायल्स में कहीं ना कहीं 700 से ज़्यादा ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। हम एफडीआई इसमें प्रमोट करते हैं 100%। पब्लिक इन्वेस्टमेंट लगभग 5,000 करोड़ के आसपास की है इसमें। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी $3 बिलियन के आसपास इसमें देखने को मिलती है। वर्कफोर्स की एम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी हाई है, 2.5 लाख के करीब प्रोफेशनल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सेकंड ग्लोबल नंबर्स में आता है जो बायोटेक में ग्रेजुएट्स के नंबर आते हैं आपके। देन इंडिया 12वीं ग्लोबल इकोनॉमी है एंड एशिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है जो बायोटेक स्टार्टअप्स में आप देखते हैं। एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 38 है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। बट अब सब कुछ अच्छा हो ऐसा तो नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलती है, जैसे फाइनेंसिंग की कमी है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा आपको स्टेज 2 और 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। लॉन्ग टर्म फंडिंग की यहाँ पर मॉडल की जरूरत है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। मोर ओवर जो इंक्यूबेटर्स हैं कहीं ना कहीं जो पायलट स्केल्स आपके क्रिटिकल स्टेज पे है, मतलब स्टार्टिंग स्टेज में, तो उनको कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है। एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट कहीं ना कहीं मल्टीपल सिटी में अगर आप ऑपरेट करो तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि फ्रेमवर्क बहुत पुराने हैं, उन्हें अपडेट नहीं किया गया, तो ट्रायल के जो लॉज हैं आउटडेटेड हैं, अप्रूवल्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगता है एंड लेंदी अप्रूवल साइकिल है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इंडिया से यूथ बाहर जा रहा है क्योंकि अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिल पाती है। वैसे हमारे यहाँ पे हमने अफोर्डेबल R&D को प्रमोट किया, हमने स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंटीग्रेशन यानी AI बेस्ड रिसर्च को प्रमोट किया। FDI 100% हम कहीं ना कहीं अप्रूव करते हैं। कोलैबोरेशन देखने को मिलता है अकेडमी, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में। बट अभी इसके साथ साथ हमें कुछ चीजों के ऊपर वर्क करना होगा, जैसे क्लस्टर बेस्ड अप्रोच लेके आइए, एक डीप स्पेशलाइजेशन लेके आइए। जैसे सिलिकॉन वैली है, ऐसे ही जिनोम वैली आप बिल्ड कीजिए, या मुंबई पुणे कॉरिडोर के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी का एक फंड क्रिएट कीजिए एंड फंडिंग मॉडल को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ ब्लेंड कीजिए, क्योंकि आप अकेले इसको फंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। देन लास्ट फेज जो ट्रायल्स होते हैं कहीं ना कहीं इनमें एम्स या मेजर हॉस्पिटल्स को साथ में लेके चलो, तो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। देन टैलेंट डेवलपमेंट के अंदर हमें ब्रेन ड्रेन को रिवर्स करने की जरूरत है, जिसमें टैक्स इंसेंटिव दे सकते हो या आप स्पेशल कोर्सेज लॉन्च कर दीजिए कुछ चीजों के लिए, जिससे वापस यूथ इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो। तो दीज आर द थिंग्स सेकेंड आर्टिकल में जो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं थर्ड आर्टिकल की। अब म्युनिसिपैलिटीज के बारे में जीएस पेपर 2 में आए सारा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसा भी था। अब देखिए, अगर हम बात करें स्टेट्स में आपको छोटे छोटे शहर देखने को मिलते हैं और इन शहर में म्युनिसिपैलिटीज वर्क करती है। अब जब से जीएसटी आया है, इनका रेवेन्यू शेयर ऑलमोस्ट 19% से डिक्लाइन करके आया। पहले ऑक्ट्राई होती थी, इंट्री टैक्स होता था, लोकल सरचार्ज होता था, सब खत्म। अब ये सेंटर और स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने फंडिंग के लिए। एंड अगर बात की जाए तो यहां पे जो हम बात करते हैं, इनके अंदर 3 प्रॉब्लम देखने को मिलती है F3 फंड फंक्शनरी एंड फंक्शन की, जिसकी वजह से ये इफेक्टिवली वेस्ट मतलब आप कह सकते हो वर्क नहीं कर पा रही हैं। अब देखो यहां पे जैसे वेस्ट मैनेजमेंट हुई, अफोर्डेबल हाउसिंग हुई, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, इन सब के अंदर इनका रोल है। बट क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, तो ये अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब कहते हैं कि भाई देखो, पहली बात तो ये है कि म्युनिसिपल बॉन्ड एक वे आउट हो सकता है, बट यहां पर क्रेडिबिलिटी का एक इशू है। कहते हैं कि भाई आपके पास रेवेन्यू सोर्स क्या है, कहां से पे करोगे? तो इनका खुद का रेवेन्यू सोर्स तो है नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स, यूजर चार्जेस बहुत कम आते हैं। अब दूसरी तरफ जो ये ग्रांट और ट्रांसफर आता है, इनको कोई कंसिडर ही नहीं करता है। तो कहते हैं 74th अमेंडमेंट के साथ इन्हें इंट्रोड्यूस तो किया, बट इनको कोई पावर नहीं दी गई, इन्हें महज एक डिपेंडेंट के तौर पे देखा जाता है। मतलब जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन है, ऐसे ही स्टेट और कहीं ना कहीं अर्बन लोकल बॉडी का रिलेशन होना चाहिए था, बट वैसा रिलेशन कभी नहीं बन पाया। अब जो कि अगर हम शहर की बात करें तो ये 2/3 आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं एंड इनको लेस देन 1% मिलता है टोटल रेवेन्यू का। ये इनके साथ कहीं ना कहीं अत्याचार है। तो कहते हैं कि भाई स्कैंडिनेवियन कंट्री की तरह आप लोकल इनकम टैक्स को यूज कीजिए, और यहां पे कहीं ना कहीं आपकी अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी और ज्यादा इंप्रूव होगी, जो टैक्स कलेक्शन को भी आपके बेटर करेगा। देन ओईसीडी में अगर आप देखें तो 40 to 50% इनका बजट जो है वो लोकल टैक्सेस से आता है, एज कंपेयर टू इंडिया जहां पर 20% ही इनका बजट
टैक्सेस से आ रहा है। तो अभी हमें फिस्कल डेमोक्रेटाइजेशन करने की जरूरत है। आप म्युनिसिपैलिटीज को ऑटोनॉमी दीजिए, ग्रांट का शेयर तो है ही है, उसको आप लेजिटिमेट इनकम के तौर पे मान के चलिए, एंड इनकी गवर्नेंस की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा ताकि इनकी रेटिंग इंप्रूव हो सके। एंड जैसे स्टेट को आपने कंपनसेट किया था, यहां पर आपको इन सिटीज को भी कंपनसेट करना चाहिए, जिससे सिटीज और ज्यादा फ्लरिश करेंगी एंड ये इकोनॉमिक पावर हाउस है हमारे, जिससे हमें बेटर रिजल्ट मिलेंगे। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी थी। आज के डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।